फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको रोज साइंस के एक नए नए टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव नेत्र एवं उसके भाग। यानी आज हम पढ़ेंगे मनुष्य की आंखें। क्लियर? और उसके कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आंखों के परिचय के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। यानी आप सबको अच्छे से पता होता है कि आंखों के बारे में कि हमारे चेहरे पे 2 आँखें होती हैं, यानी सबकी 2 ही होती हैं। तो एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड में होती है, क्लियर? और ये कहाँ स्थित होती हैं? एक ऑर्बिट होता है हड्डीदार गुहा, उनके अंदर ये स्थित होती हैं। और जो मांसपेशियाँ होती है ना, ये इसको कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। क्लियर हो गया? यानी आँखें हमारे शरीर के अंदर एक अहम अंग होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कैसे? हम आँखों से दुनिया को देख सकते हैं, रंगों उनके रंग, आकार, गतिविधि यानी इनकी जानकारी ले सकते हैं। हम किसी मतलब की गहराई का पता कर सकते हैं, मतलब कि पूरी धु किसी भी तरह की चीज़ों को धुंधली है, अच्छी है, बुरी है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम आँखों का ही यूज़ करते हैं। क्लियर? यानी हमारी भूली-पुरानी मतलब कुछ भी अच्छी-बुरी जो यादें होती हैं, उन्हें आँखों के थ्रू ही हम याद रखते हैं। क्लियर हो गया? नहीं तो वो हमें याद नहीं रहती है। क्लियर हो? यानी जो कुछ भी हमें जो याद रहता है, यानी जैसी भी हमारी पावर होती है ना याद करने की, वो सारी पावर हमारी इसके अंदर ही होती है, तभी हमें कुछ भी याद रहता है। क्लियर? यानी आंखें हमारे शरीर का सबसे छोटा और सबसे जटिल अंग होता है हमारी आंखें। क्लियर हुआ? यानी हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जटिल अंग है। सबसे छोटा भी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है आंखें। जैसे कि बात की जाए कि आंखें हमारे शरीर की पहली और कीमती होती है इंद्री, यानी मतलब इम्पोर्टेंट भी है और कीमती भी है। और बात की जाए आंखों के स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से विटामिन जरूरी होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी। ये विटामिन है जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से हम लंबे टाइम तक यानी जब तक हमारे ओल्ड एज तक जाएंगे ना, तब तक हम इन आंखों से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? आप पढ़ेंगे परिचय मानव नेत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मानव नेत्र होता है वो एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही इंद्री होती है, यानी सबसे छोटी और सबसे इम्पोर्टेंट इंद्रियों में से एक होती है मनुष्य की आंखें, जो कि एक कैमरे की भांति कार्य करती हैं। क्लियर? यानी संसार के अद्भुत रंग बिरंगी चीजों को देखने के लिए, यानी मतलब कि कैसा कलर है, मतलब कुछ भी देखने के लिए वो हमें आंखों की ही जरूरत होती है। यह एक क्रिस्टलीय लेंस होता है, प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या फिर रेटिपटल मतलब कि दृष्टिपटल कहा जाता है। क्लियर? इस पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो कि प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोर्निया। और कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं परितालिका। यानी आपको जो दिखाई दे रही है ना कि कोर्निया कहाँ पर है, परितालिका कहाँ पर है, दृष्टिपटल कहाँ बनता है, यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी आंखों की जो संरचना, जो भारी संरचना तो हमें जो दिखाई देती है, वो तो सिर्फ ये होती है। इसके अंदर क्या-क्या होता है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। क्लियर हो गया? यानी लेंस से दूर या फिर नज़दीक से सभी प्रकार की जो वस्तुओं का होता है ना समाजन होता है, वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, वो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। क्लियर? कभी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो प्रतिबिंब के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए कि वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। क्लियर? अब आता है नेत्र के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य, यानी जो मतलब कि इतने सारे पार्ट बताए हमने आपको कि कोर्निया है, दृष्टिपलक है, परितालिका है, पुतली है, तो इन सब के कार्य क्या-क्या होते हैं। ये थोड़ी ना है कि मतलब कि मन में आया और रख दिया। भगवान ने भी कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, तो उनके कामों मतलब कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आता है कोर्निया या फिर स्वच्छमंडल। ये क्या होता है? यह नेत्र का काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग होता है। जो आपको ये काला गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है ना, इसको बोला जाता है कोर्निया या फिर स्वच्छमंडल। क्लियर? यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है। यानी जो नेत्र के ऊपर जो डायफ्राम के ऊपर एक स्थित पतली झिल्ली होती है, उसका कार्य क्या होता है? इसी से होकर जो होता है ना प्रकाश है, यानी कुछ चीज हम देखते हैं, इसी के थ्रू हम मतलब कि देखकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। और ये सबसे नाजुक भाग होता है, यानी इससे कुछ हो गया तो हम देख भी नहीं पाएंगे। यानी सबसे नाजुक भाग बात की जाए तो कोर्निया ही होती हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आएगा कंजक्टिवा। अब ये क्या होता है? यह नेत्र के अग्रभाग में सफेद स्क्लेरा कहते हैं। यानी जो आपको दिख रहा है ना, मतलब कि ब्लैक तो कोर्निया हो गया, हमने पढ़ लिया, लेकिन जो ये व्हाइट व्हाइट जो भाग दिखाई देता है ना, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। क्लियर? इसके कवरिंग में जो कॉर्निया के चारों ओर फैला रहता है, यानी ये जो होता है ना कॉर्निया,
उसके चारों ओर फैला होता है, इसे बोलते हैं कंजक्टिवा, जो कि आँखों की रक्षा करने के लिए मतलब एक रक्षा कवच के रूप में ये कार्य करता है। क्लियर? अब इसके कार्य कौन-कौन से हो गए? ये नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, यानी जो मतलब कि धूल, मिट्टी, कचरा-वचरा होता है ना, बाहरी तत्व, उनसे रक्षा करने का कार्य ये करता है। और नेत्र के अंदर चिकनाहट प्रदान करता है, यानी जो नेत्र आप देखें ना कि हमारी आँखें ऐसा लगता है जिसमें पानी भरा हो, एकदम चिकनाहट, गीला-गीला महसूस होता है, तो इसी की वजह से होता है ना, चिकनाहट प्रदान करता है। और थर्ड आता है, आँखों को बाहरी आघात से भी बचाता है, यानी मतलब धूल, मिट्टी, कणीय, धूप से, ये हर तरीके से जो बचाने का जो कार्य होगा, ये कंजक्टिवा ही करता है, यानी इसके इसी से हमारी आँखें सेफ महसूस करती हैं। अब आता है परितालिका। परितालिका क्या होता है? यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है, ये जो कि कॉर्निया होता है ना ये, इसके जस्ट पीछे होती है परितालिका, जो कि एक गहरा वलयाकार डायाफ्राम पेशिया होता है। क्लियर हुआ? अब इसका कार्य क्या होता है? ये पुतली के आकार को साइज़ के नियंत्रित करती है। यानी जो पुतली है ना, उसके साइज़ को मतलब कंट्रोल करने का जो कार्यक्रम करता है, वो परितालिका करती है। क्लियर हुआ? फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाह रही हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, साइंस नोट हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इंडियन पॉलिटिकल हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। जैसा कि बात किया जाए कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। जैसे कि हम मतलब इंडिया के अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इन सब्जेक्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी स्टेट का नहीं है, ये पूरे इंडिया का है। यानी साइंस सबका होता है, स्टैटिक सबका होता है, पॉलिटिकल सबकी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सबकी होती है, यानी ये सबके लिए ज़रूरी कंटेंट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इन्हीं को परचेज़ ज़रूर कीजिए। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इसकी डेमो क्लास चाहिए, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो कुछ डाउट होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। यानी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार डेमो क्लास लीजिए और फिर जाके इस कोर्स को परचेज़ कीजिए। क्लियर? अब आता है पुतली, कि पुतली क्या होती है? यह परितालिका के वलय से बना हुआ एक रिक्त स्थान और छिद्र होती है। यानी जो परितालिका होती है ना, उसके मतलब एक वलय बनाकर एक रिक्त स्थानों के मतलब एक छिद्र मतलब छेद की तरह होती है, जो कि परितालिका के केंद्र में होता है। इसमें अभिनेत्री लेंस में जाकर खुलता है। और जो अभिनेत्री लेंस होता है ना, वहाँ जाकर ये खुलती है पुतली के, ठीक है? अब इसका कार्य क्या होता है? ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। यानी हमें हमारी आँखों से कितना देखना है, क्या देखना है, कितना प्रकाश हमारी आँखों में जाना चाहिए, इसको जो कंट्रोल करने का जो कार्य है, वो कौन करेगी? वो करेगी पुतली। क्लियर? अब आता है, जब परितालिका सिकुड़ती है, तो पुतली का साइज़ भी कम हो जाता है। यानी परितालिका अगर इस भी साइज़ का काम करती है और पुतली भी है, इन दोनों का काम सेम-सेम ही है। तो कैसे कि जब परितालिका सिकुड़ जाएगी, तो पुतली का साइज़ भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो है ना, जब प्रवेश करेगा जब कि प्रकाश है, जब प्रवेश करेगा तो उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों कम-कम हो चुके हैं। लेकिन जब परितालिका फैलती है, तो पुतली का साइज़ भी बढ़ जाता है, लेकिन और फिर जो प्रकाश प्रवेश करता है उसका आकार भी बढ़ जाता है। यानी इन तीनों का मतलब कि एक ही कार्य होगा। जब सिकुड़ जाएगा तो तीनों ही कम हो जाएँगे, लेकिन जब बढ़ जाएगा तो तीनों ही बढ़ जाएँगी। परितालिका भी, पुतली भी और प्रकाश भी। लेकिन सिकुड़ेंगे तो तीनों ही सिकुड़ मतलब कम हो जाएँगे। क्लियर? अब आता है अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या होता है? या फिर क्रिस्टलीय लेंस समझ सकते हैं। अभिनेत्री लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना हुआ अपारदर्शी उत्तल लेंस है, जो कि विभिन्न दूरियों से स्थित एक फोकसित करने को मतलब उसके आकार को बदलता है। क्लियर हो गया? अब इसका कार्य क्या होता है? ये वस्तुओं को वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो कुछ भी वस्तु होती है ना, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। क्लियर? मतलब पूछ लेते हैं काफ़ी बार, जो अभिनेत्र लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसका कार्य क्या होता है? तो कैसा बनेगा? उसका कार्य सिर्फ़ इतना सा ही रहेगा अभिनेत्र लेंस का, कि वस्तुओं का जो कुछ हम कुछ देखते हैं, उसका एकदम वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमारी आँखों में बन जाता है। क्लियर? यानी पहले ही बताया था कि ये कैमरे की तरह कार्य करता है, तो इसका ही काम डिपेंड करना होता है। अब आता है पक्षमाभी पेशियाँ, कि पक्षमाभी पेशियाँ क्या होती हैं? ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है। यानी जो अभिनेत्र लेंस होता है ना, उसको भी जकड़े रखती है पक्षमाभी पेशियाँ। यानी आपको दिख रहा है ना, ये दोनों साइड होती है, ऊपर भी और नीचे भी होती हैं। अब बीच में होता है ये अभिनेत्री लेंस, इसको जकड़े रखने रखने का कार्य करती हैं।
और ये लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। यानी जो अभिनेत्री लेंस होता है ना, उसके आकार को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पक्षमापी पेशियाँ ही करती हैं। यदि किसी कारण पेशियों में दुर्लभता आ जाती है, तो लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता। क्लियर? यानी किसी भी कारणवश अगर इन पेशियों में दुर्लभता आ जाती है, तो अभिनेत्री लेंस अपना आकार नहीं बदल सकता और उसकी जो होता है ना समझन क्षमता वो भी घट जाती है। क्लियर? अब कहोगे कि पक्षमापी पेशियों का काम क्या होता है? तो इसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि ये लेंस के आकार को कंट्रोल करती है। क्लियर? अब आता है कशाव द्रव। कि कशाव द्रव क्या होता है? कचाव द्रव यह एक जेली पदार्थ से बना हुआ होता है, यानी एक जेली नुमा पदार्थ से बना हुआ होता है, जो कि अभिनेत्री लेंस और रेटिना से होकर पुनः गोलक से भरा हुआ होता है। क्लियर? यानी ये एक ऐसा जेलीनुमा पदार्थ होता है जो अभिनेत्री लेंस और रेटिना से होकर पूरे गोलक में भरा होता है और नेत्र का गोलक का अधिकांश भाग कचाव द्रव को घेरता है। क्लियर? यानी जो नेत्र का गोलक होता है उसमें जो अधिकांश भाग होता है वो कचाव द्रव से ही भरा हुआ होता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं कचाव द्रव के? ये ये नेत्र गोलक को आदान प्रदान करता है। यानी जो आकार होता है ना उसको प्रदान करता है। यानी हमारी जो आँखों को तो मतलब कितनी बड़ी कितनी छोटी है, उनको आकार प्रदान करने की बात की जाए तो कचाव द्रव से ही होती है। क्लियर? अब आता है रेटिना तक पहुँचने वाले प्रकाश को लेंस से होकर और इसी द्रव से होकर गुजरता है। यानी कोई भी प्रकाश हो गया जब वो रेटिना तक पहुँचता है तो वो लेंस से होकर इस द्रव से होकर भी गुजरता है। क्लियर? यानी और क्लियर हो जाता है। अब आता है रेटिना कि रेटिना क्या होता है? इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है रेटिना को। यह नेत्र गोले के होता है नेत्र गोलक उसके पश्च भाग के पर्दे की तरह कार्य करता है, जो कि रेटिना कहलाता है और यह नेत्र प्रकाश के सुग्राही भाग को होता है। यानी बहुत कहते हैं ना एकदम नाजुक भाग वो होता है। ये नेत्र का बहुत ही सुग्राही भाग होता है? अब आता है रेटिना पर प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा वास्तविक और उल्टी बनती है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब की जो प्रकृति कैसी होती है, तो वो वास्तविक एवं उल्टी होती है। क्लियर? अब आता है रेटिना के कार्य कि रेटिना के कार्य क्या होते हैं। यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है और इसकी जो होती है कोशिकाएं वो प्रकाश सुग्राही होती है और इस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है इसका अध्ययन करती है। क्लियर हो गया? अब आप देख लीजिए कि कोर्निया कहाँ होती है, पुतली कहाँ होती है, परितालिका कहाँ होती है और अभिनेत्री लेंस कहाँ होता है और पक्षमापी पेशियाएं कहाँ होती हैं। यानी इन एक आंख जो हमें सिर्फ बाहरी हिस्सा दिखाई देता है वो तो आपने पढ़ लिया। अब ये आंखों के अंदर का हिस्सा है यानी आंतरिक भाग है आंखों का। क्लियर? अब आता है द्रक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व। ये क्या होता है? यह तंत्रिका तंत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के हिस्से से जुड़ता है। क्लियर? यानी यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के हिस्से से जुड़ा होता है। इसका कार्य की बात की जाए तो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को जो है संवेदना मस्तिष्क पहुंचाती है। यानी हमने क्या देखा है ये मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो कुछ कार्य होता है वो कौन करता है? तंत्रिका यानी द्रक तंत्रिका। जो हमने बताया था ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम माइंड करता है। तो हमने क्या देखा है, इसको पहुँचाने का जो कार्य होता है ना, जो संदेश पहुँचा है, तो वो काम कौन करती है? दृक तंत्रिका। क्लियर? अब आता है समजन क्षमता या फिर नेत्र दोष। आज समजन क्षमता की बात की जाए तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी से समायोजित कर लेता है तो उसी को बोलते हैं समजन क्षमता। एक ऐसा नेत्र वक्रता में परिवर्तन होकर इसकी फोकस दूरी से भी परिवर्तित होती है। यानी ऐसा नेत्र की वक्रता पर परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी चेंज हो जाती है। अगर नेत्र की वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी घट जाएगी। अगर वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यानी इसका उल्टा होता है। यानी वक्रता बढ़ेगी तो मतलब फोकस दूरी घट जाएगी, लेकिन अगर वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्लियर? अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। यानी मानव की जो देखने की सीमा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी काफी बार पूछा गया है कि नॉर्मल इंसान को देखने के लिए मतलब कहाँ तक वो क्लियर देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल इंसान है वो एकदम सामान्य आंखों से एकदम क्लियर देख सकता है। यानी किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की गई है। क्लियर? स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा ये इसकी फिक्स होती है। अब आता है निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट क्या होता है?
वह न्यूनतम दूरी दूरी जिस पर रखी गई कोई वस्तु बिना किसी तनाव व अत्यधिक स्पर्श देखी जाए। यानी ऐसी कोई वस्तु रखी हुई है हमसे दूरी पर, यानी जिसको देखने के लिए हमें हमारे माइंड पर जोर नहीं देना पड़े, तनाव मतलब एकदम साफ जैसे क्लियर तरीके से देख सकते हैं। यानी स्पष्ट तरीके से देखने के लिए न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु कहा जाता है। यानी सामान्य देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर फिक्स की गई है। क्लियर? अब आता है निकट मतलब कि दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है? क्लियर? दूरतम बिंदु होता है जिस तक कोई नेत्र वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं। यानी वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र या वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, उसको दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। जो जो सामान्य नेत्र होता है, वो अनंत दूरी पर होता है, लेकिन हम आँखों से कितनी दूर से भी देख सकते हैं, लेकिन एकदम साफ क्लियर देखने के लिए जो फिक्स किया गया है वो होता है 25 सेंटीमीटर, जिससे कोई तनाव भी नहीं पड़ता, एकदम क्लियर तरीके से देख सकते हैं। अब आता है मोतियाबिंद। कि मोतियाबिंद क्या होता है? आपने कभी सुना होगा कि मोतियाबिंद क्या होता है? उसके बारे में आप बताएँगे कि कभी-कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्ति होते हैं, जिनका क्रिस्टलीय लेंस पर धुंधली परत चढ़ जाती है। यानी जो क्रिस्टलीय लेंस होता है ना, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर एक क्रिस्टलीय लेंस की एक धुंधली-सी परत चढ़ जाती है। यानी जि जि जिसकी वजह से उनका जो लेंस होता है, दुधिया या फिर धुंधला हो जाता है। इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। यानी अब आपसे किसी ने पूछा कि मोतियाबिंद क्या होता है, तो आप बता दोगे कि जो अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनके क्रिस्टलीय लेंस के ऊपर एक परत धुंधली-सी परत चढ़ती है, जिसकी वजह से वो लेंस मतलब धुंधला हो जाता है। इसी को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। अब आता है कारण, कि ये होने के कारण क्या होते हैं? मोतियाबिंद एक क्रिस्टलीय लेंस होता है, उस लेंस के ऊपर धुंधिया या फिर धुंधला होने की वजह से ही मोतियाबिंद इंसान को हो जाता है। अब आता है निवारण, कि इसका निवारण क्या होता है? यह एक शल्य चिकित्सा मतलब कि सर्जरी के द्वारा है ना, काफ़ी लोग कहते हैं ना हमने आँख बनवा ली, तो वो उसी को ही बोला यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। अब आता है दृष्टि दोष, कि दृष्टि दोष क्या होता है? कभी-कभी नेत्र से धीरे-धीरे अपनी समझन क्षमता खो देता है। यानी कभी-कभी नेत्र ऐसा होता है कि धीरे-धीरे अपनी देखने की क्षमता खो देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वो जो वस्तुओं को आराम से मतलब नहीं देख पाते। यानी वो अपनी देखने की क्षमता ही अगर धीरे-धीरे खोता जा रहा है, तो वो स्पष्ट यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए, आराम से देखने के लिए वो देख ही नहीं पाते हैं। तो नेत्र में अपरदन दोषों की वजह से उनकी उनकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, यानी उनकी आँखों में धुंधलापन हो जाते हैं, दुधिया हो जाती हैं। इसकी वजह से वो देख नहीं पाते, तो इसी को बोला जाता है दृष्टि दोष। यानी मोतियाबिंद एक अलग होता है, उनकी लेंस पर धुंधला परत होती है, लेकिन दृष्टि दोष के अंदर वो अपने देखने की क्षमता ही खो देते हैं। क्लियर? अब आता है ये जो जो दृष्टि दोष होता है, इसको 3 प्रकार से बाँटा गया है, इसके 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि दृष्टि दोष को अपवर्तन दोष भी कहा जाता है। अब कौन-कौन से हो जाएँगे? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। क्लियर? यानी बायोपिया, हाइपरबायोपिया और प्रेसबायोपिया, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम निकट दृष्टि दोष कि क्या होता है, यानी मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वो होता है, जिसमें कोई व्यक्ति को निकट की जो वस्तु मतलब कि अपने बिल्कुल जस्ट पास कोई चीज़ वस्तु रखी हुई है, वो तो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, परंतु थोड़ी-सी भी दूर पे अगर कोई वस्तु रखी है, उसको हम क्लियर नहीं देख पा रहे। क्लियर? यानी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। यानी जो हमारी आँखें होती हैं, वो अनंत तक देखने के लिए फिक्स की गई है, लेकिन उनको अनंत पर न होके जस्ट उनकी आँखों के पास आ जाता है, उनका जो मतलब कि बिंदु होता है, दूर बिंदु होता है, इसकी वजह से वो सिर्फ़ पास की ही वस्तु को देख सकते हैं क्लियर, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो इसी को ही बोला जाता है दूरदृष्टि दोष। और इस पर जो प्रतिबिंब होता है वो दृष्टि पटल के पर न बनकर दृष्टि पटल के जस्ट सामने बनता है, यानी अनंत पर न बन के बिल्कुल उसकी आँखों के बिल्कुल जस्ट पास ही बनता है। क्लियर? अब इसके कारण क्या-क्या होते हैं? अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा होना, यानी ये इसके 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसके निवारण क्या होते हैं? इस दोष के लिए किसी उपयुक्त क्षमता अपसारी यानी अवतल लेंस का उपयोग करके उसके द्वारा उसको संशोधित किया जाता है। यानी इस दोष को दूर करने के लिए जो मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक अपसारी या फिर अवतल लेंस का उपयोग करके उनकी आँखों को दोबारा संशोधित करते हैं, ठीक करते हैं,
इसकी वजह से उनका जो ये था निकट दृष्टि दोष ये ठीक हो जाता है। अब आता है इसके हम ना आरक के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी किस तरह से उनका जो मतलब कि अनंत पर न बन के उनके जस्ट पास बनता है, इसकी वजह से वो ढंग से देख ही नहीं पाते हैं। अब आता है निकट दृष्टि दोष का प्रकाश किरण का आरेख। क्लियर? यानी फर्स्ट इस स्थिति में देखिए क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं दूर बिंदु अनंत पर होता है, जो कि एक सामान्य स्थिति होती है, यानी ये हमारी आंखें होती है जो कि अनंत तक देख सकती हैं, यानी कि दूर बिंदु अनंत पर ही होता है, यानी हम दूर दूर से आराम से अनंत के ऊपर देख सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब बात कीजिए सेकंड स्थिति में क्या हो जाता है, परंतु ना इस पर जो दोष होता है दूर बिंदु अनंत पर न होकर जस्ट आंखों के पास ही हो जाता है, यानी होना तो उसे अनंत के ऊपर चाहिए, लेकिन ये जस्ट आंखों के पास ही हो जाता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है वो नजदीक की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से, मतलब उसे धुंधला धुंधला दिखाई देगा लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसी की वजह से मतलब कि उनकी उसका जो दूर बिंदु होता है वो जो यानी अनंत की बजाय उसकी आंखों के जस्ट पास आ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे न बनकर प्रतिबिंब मतलब उसके पीछे मतलब या पीछे या फिर उसके सामने बन जाता है, जैसे कि आपको देख रहे हैं। क्लियर? जैसे कि ये हमारा होता है पॉइंट, ये जो रेटिना का जो पॉइंट है यहाँ पर होता है, लेकिन उसके जस्ट पीछे बन रहा है क्योंकि अनंत पे नहीं बन, लेकिन अगर अनंत पर बनता है तो हमारे फोकस दूरी बिल्कुल फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं निकट दृष्टि दोष की वजह से वो अनंत पर नहीं बन पा रही है, क्योंकि रेटिना के बिल्कुल उसके सामने ऐसे बन जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता है उसने क्या देखा है। नहीं वो मतलब कि स्पष्ट तरह से देख ही नहीं पा रहा, उसे समझ में कहाँ से आएगा उसने क्या देखा है। अब आता है निकट दृष्टि दोष के नेत्र के मतलब कि क्या-क्या उसके मतलब कि योगदान कर सकते, निवारण क्या-क्या कर सकते हैं। यानी इस स्थिति के निवारण के लिए किसी भी उपयुक्त क्षमता वाले अपसारी या फिर अवतल लेंस का उपयोग करके उनको संशोधित कर सकते हैं। क्लियर? यानी उपयुक्त मतलब कि अवतल लेंस का दिख रहा है आपको? यानी यहाँ पर ये अवतल लेंस का यूज़ कर लिया। अब अनंत पर फोकस दूरी पर बनेगा, जिसकी वजह से एकदम साफ क्लियर दिखाई देगा कि उसने क्या देखा है। क्योंकि अब इसका मतलब कि वो विचल नहीं रहा है, लेकिन मतलब कि ज़्यादा दूरी तक नहीं देख सकता, क्योंकि पहले तो अनंत पर बनता, लेकिन वो मतलब कि अनंत से थोड़े इधर बनेगा ज़रूर, लेकिन उसे साफ क्लियर दिखाई देगा। और रेटिना के ऊपर भी उसे समझ में भी आएगा कि उसने क्या देखा है। अब आता है दीर्घ दृष्टि दोष कि ये क्या होता है। क्लियर? दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन उनको मतलब कि निकट रखी वस्तु नहीं दिखाई देती है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष ऐसा ही दोष होता है, यानी उनको दूर की वस्तु तो एकदम क्लियर दिखाई देंगी कि दूर क्या रखा हुआ है, उनको पास की दिखाई नहीं देंगी। क्लियर? यानी ऐसे व्यक्तियों को निकट बिंदु यानी सामान्य निकट मतलब कि जो 25 सेंटीमीटर से दूर ना होकर मतलब हटकर भी मतलब नहीं देख पाते हैं। यानी उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हमारी मतलब कि पास की चीज़ को देखने के लिए भी उनको बहुत दूर जाके देखना पड़ता है कि हमारे पास में क्या रखा था। क्योंकि उनको ऐसा दोष हो जाता है, दीर्घदृष्टि दोष, इसकी वजह से वो मतलब कि पास की चीज़ें तो नहीं देख सकते, लेकिन दूर की उनको देख सकते हैं। इसके बारे में आपको बताऊँगी कि वो कैसे नहीं देख पाते, उनको पता कैसे नहीं चलता है। इसे इसके मतलब कारण की बात की जाए कि कैसे होता है, अभिनेत्र लेंस की फ़ोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, नेत्र गोलक या फिर छोटा हो जाता है। अब निवारण क्या-क्या होते हैं इस दोष के लिए किसी उपयुक्त क्षमता वाले अभिसारी उत्तल लेंस के लिए। जानता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ किया गया था, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज़ किया जा गया है। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखनी है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। यानी जो जो जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि वो दूर की तो देख पा रहा है लेकिन पास की नहीं देख पा रहा, तो पास के देखने के लिए उसे उत्तल लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो पास की वस्तुओं को भी क्लियर यानी 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को सामान्य बिंदु से वो देख सकता है। क्लियर हो गया? जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, यानी फर्स्ट स्थिति क्या होती है, ये एक सामान्य क्षेत्र के निकट बिंदु होता है जिसमें 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि इस दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से हट जाता है। यानी 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, लेकिन इसमें मतलब हट जाता है कि वो क्लियर नहीं देख सकता। और इसकी सेकंड स्थिति में क्या बताएँगे, यानी एक ये ऐसे जो दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं, उनका निकट बिंदु सामान्य बिंदु से 25 सेंटीमीटर से न होकर दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो दृष्टि पटल पर न बन के दृष्टि पटल के पीछे बनता है। क्लियर? यानी उनका जो प्रतिबिंब बनेगा, अब उनको मतलब कि दूरदृष्टि हुआ है, यानी दूर की तो दिख रही है, लेकिन पास की नहीं दिख रही है। पास की देखने की जो कोशिश करते हैं, उनका जो रेटिना होता है ना मतलब कि दृष्टि पटल पर न बनकर
मतलब कि रेटिना के ऊपर न बन के दृष्टिपटल से जस्ट पीछे बन रहा है। क्योंकि उनकी जो मतलब नियंग 25 सेंटीमीटर से हटकर मतलब उसके दूर और हो गई है। यानी 25 सेंटीमीटर तो फिक्स की गई है किसी सामान्य वस्तु को देखने के लिए, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर न बनकर उसके मतलब कि आगे हो रही है। क्योंकि उनको दूर की दिखाई दे रही है, लेकिन पास की नहीं दिखाई दे रही। और उनका जो मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, वो रेटिना के न बनकर दृष्टिपटल के जस्ट पीछे बन रहा है। अब आता है इसकी थर्ड स्थिति क्या हो जाती है, इसकी उपयुक्त क्षमता के संशोधन के लिए इसके लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पे अवतल लेंस का यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब कि दूर की तो देख ही पा रहा है और पास की भी देख पाएगा, और उनका जो होता है ना प्रतिबिंब, वो रेटिना के ऊपर बनेगा, जिसकी वजह से उन्होंने क्या देखा है उन्हें समझ में भी आएगा। ना आगे ना पीछे, ना तो कि फिक्स स्थिति में। अब आता है जरा दृष्टि दोष, कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है? क्लियर? अब आता है कि आयु की वृद्धि होने पर जो जो कि जैसे कि हमारी एज बढ़ती है, जैसे-जैसे एज बढ़ेगी वैसे-वैसे आँखों का तौर मतलब कि कम होता चला जाएगा। यानी आँखें घटने लग जाएँगी, यानी उनका जो साइज़ है वो कम होने लगेगा, यानी दिखना उन्हें कम हो जाएगा। जैसे कि उनका जो निकट बिंदु होता है वो उससे दूर हो जाता है, यानी उनको दिखाई नहीं देता उन्होंने क्या देखा है क्या नहीं, क्योंकि न वो कमज़ोर होती हैं, क्योंकि उनके देखने की जो पावर होती है ना, वो ही धीरे-धीरे खो जाती है। इसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टि रोग। क्लियर? यानी इस दृष्टि में कुछ व्यक्तियों को कई बार दृष्टि जैसे कि निकट दृष्टि दोष मतलब कि ऐसे-ऐसे होते हैं, कभी उन्हें पास की चीज़ें दिख रही हैं, कभी उन्हें दूर की चीज़ें दिख रही हैं। इन्होंने मतलब कि फिक्स ही नहीं हो पाता है कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। क्लियर? अब इसके कारण क्या होते हैं, इसके जो पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। जैसे कि कोई इंसान होता है कि धागे में सुई पर होता है, जस्ट पास होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं प्रूव होता है। वो इसी की वजह से होता है। क्लियर? अब फर्स्ट क्या आता है, यह जो दोष होता है पश्चिमाभि पेशियों में धीरे-धीरे दुर्लभ होने की वजह से होता है। यानी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पश्चिमाभि पेशियाँ होती हैं वो मतलब कि कमज़ोर हो जाती हैं, दुर्लभ हो जाती हैं, तो अभिनेत्र लेंस कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो अपनी स्थिति से नहीं हट सकता। क्लियर? अब जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसमें लचीलापन की वजह से, कमी की वजह से भी हो जाता है। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तो मतलब कि क्रिस्टल लेंस भी कमज़ोर हो जाता है, और पश्च में जो पेशियाँ होती हैं वो भी धीरे-धीरे दुर्लभ होने लग जाती है, जिसकी वजह से जैसे कभी निकट दृष्टि दोष हो जाता है, कभी दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। क्लियर हो गया? अब इसके निवारण क्या-क्या होते हैं? इसे द्विफोक्सी लेंस के उपयोग किया जाता है, यानी इस ऐसे व्यक्तियों के लिए 2 मतलब कि 2 द्विफोक्सी लेंस का मतलब उत्तल और अवतल दोनों का ही यूज़ किया जाता है। फिर द्विफोक्सी लेंस वो हो जाएगा जिसमें अवतल और अवतल दोनों लेंस का यूज़ किया जाएगा। यानी उसके ऊपरी भाग में तो अवतल लगाया जाएगा और निचले भाग के अंदर उत्तल लगाया जाएगा। यानी काफ़ी लोगों के चश्मे आपने देखे होंगे, वो इस प्रकार से होते हैं कि उनका ऊपर का हिस्सा अलग होता है और नीचे का हिस्सा अलग होता है। यहाँ तो हो जाएगा अवतल और यहाँ हो जाएगा उत्तल, क्योंकि उनको दोनों दोष होते हैं, कभी उन्हें पास की नहीं दिखती, कभी उन्हें दूर की नहीं दिखती, तो उनको दोनों ही चीज़ ज़रूरी होती हैं। क्लियर? अब आता है प्रिज़्म से प्रकाश का अपवर्तन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं 2 पार्ट में करवाऊँगी। जैसे फर्स्ट मैंने आँखों के बारे में बताया है, तो उसके वो क्लियर कर दिया कि उसके कितने पार्ट होते हैं, कैसे उनका लेंस बनता है, कैसे मतलब रेटिना पे बनता है, कभी मतलब कौन-कौन से दोष हो जाते हैं, उस प्रकार से मैंने बता दिया आपको। जैसे कि अब बताऊँगी कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, कि तारे तारे टिमटिमाते क्यों हैं, रात काली क्यों होती है, कालापन किसकी वजह से दिखाई देता है। यानी ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन से होते हैं, उनके बारे में सेकंड पार्ट बनाएँगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक देना। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।